हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था गास लॉ क्या होता है, और हम लोगों ने गास लॉ से कूलम लॉ को भी ड्राइव जो है किया था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या स्टार्ट करना है? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गास लॉ। और फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे हम लोग ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। यानी कि हमारे पास क्या होगा? एक थिन स्फेरिकल शेल होगा। उस थिन स्फेरिकल शेल में यानी कि हमारे पास क्या होना है? देखो क्या करने वाले क्या हम, देखो इस तरह से हमारे पास एक थिन स्फेरिकल शेल होना है। एक हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है, एक स्फेरिकल शेल है। इस स्फेरिकल शेल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक आइडिया ले लो कि आज हमारी डेरिवेशन किस तरह की रहने वाली है। ठीक है, एक थिन स्फेरिकल शेल होगा। उस थिन स्फेरिकल शेल के ऊपर हम लोगों ने इस तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा। अब हम करने क्या वाले हैं? आज हम लोग इस थिन स्फेरिकल शेल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो क्रिएट हो रही होगी, ठीक है, उसको फाइंड करने वाले होंगे अलग अलग पॉइंट्स पे। हम लोग पहले तो क्या करेंगे? एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर P, ठीक है, ये हमारे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है और हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया आउटसाइड द शेल। इस शेल के बाहर एक पॉइंट ले लिया P। हम क्या करने वाले हैं फर्स्ट केस में? इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम लोग फाइंड करने वाले हैं। ठीक, सेकंड केस में हम क्या करेंगे? यही पॉइंट हम कहाँ ले लेंगे? ये पॉइंट यहाँ ना लेकर हम लोग कहाँ ले लेंगे? हम लोग इस शेल के अंदर ले लेंगे, कहीं यहाँ पर ले लेंगे। सपोज करो यहाँ पे ले लिया ये पॉइंट P, ठीक है, ये पॉइंट P मैंने क्या कर लिया? इस स्फेरिकल शेल के अंदर ले लिया। और फिर हम इस पॉइंट पे अगेन फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हम देखेंगे कि क्या स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर और इस स्फेरिकल शेल के अंदर क्या सेम रहती है कि यहाँ डिफरेंट होती है, क्या होता है उसका, ये हम लोग अभी डेरिवेशन में देखने वाले हैं। और फिर हम क्या करने वाले हैं थर्ड केस में यही पॉइंट P हम लोग क्या करने वाले हैं? इस स्फेरिकल शेल के ऊपर ऑन द सरफेस लेने वाले हैं, ठीक है, स्फेरिकल शेल के सरफेस पे लेने वाले हैं। और फिर इस पे भी हम लोग क्या करेंगे? E की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक, तो आज हम लोगों ने यही काम करना है। क्या करना है? एक थिन स्फेरिकल शेल है, उसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली चार्ज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। और आज हम लोग इस जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसका क्या मतलब होगा? इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहनी है। हम क्या करने वाले हैं? अलग अलग पॉइंट्स पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल एंड ऑन द स्फेरिकल शेल। क्लियर? ठीक है, ये आज हमारी डेरिवेशन रहने वाली है। तो करें स्टार्ट? तो ठीक है, पहला केस डिस्कस करते हैं एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? स्फेरिकल शेल के बाहर एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट पे हम लोग फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ आप लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके लिए क्या करना है? सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है? एक थिन स्फेरिकल शेल है और उस पर क्या क्यू चार्ज जो है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सपोज कर लो इस तरह से मेरे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है, ठीक है, एक थिन स्फेरिकल शेल है और उसके ऊपर जो है क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सपोज करो इस तरह से मेरे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है और उस थिन स्फेरिकल शेल पे मान लो कि इस तरह से क्यू चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो जो कंसीडर करेंगे उसको चलो लिखते जाएंगे। लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर कर दिया हम लोगों ने? अ थिन स्फेरिकल शेल on which Q charge is uniformly distributed। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या किया हमने? हमने कंसीडर कर दिया कि हमारे पास क्या है? एक थिन स्फेरिकल शेल है और इस थिन स्फेरिकल शेल पे ये Q चार्ज जो है इसके ऊपर, ये Q चार्ज है, Q चार्ज जो है इसके ऊपर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, मान लो कि O सेंटर है स्फेरिकल शेल का, तो लिखेंगे लेट O बी द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। ठीक है जी, अब कंसिडर करते हैं कि R जो है कैपिटल R जो है ये
रेडियस एज स्फेरिकल शेल का, ठीक है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल, ठीक है। मान लो कि आर इसका क्या है, रेडियस एज स्फेरिकल शेल का। अब हमने क्या करना है, हमारी डेरिवेशन क्या है, हमारी डेरिवेशन ये है कि हम लोग एक पॉइंट कंसिडर करने वाले हैं आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। सपोज करो ये पॉइंट P है, सपोज करो ये पॉइंट P है, कहाँ पे है ये, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। लेट अस कंसिडर पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। ये पॉइंट P मैंने इस स्फेरिकल शेल के बाहर एक ले लिया, और इसी पॉइंट P पे मेरे को क्या फाइंड करना है, इसी पॉइंट P पे मेरे को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है। इसी पॉइंट P पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यही लिख देंगे यहाँ पर, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P, कहाँ पे लिया मैंने पॉइंट P, आउटसाइड द शेल। लेट अस कंसीडर पॉइंट P आउटसाइड द शेल, और इस पॉइंट P का ओ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो मान लो ये डिस्टेंस जो है वो r है, स्मॉल r, ठीक है। लेट अस कंसीडर देयर इज अ पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल शेल at a distance r from the center of shell, at a distance r from the center of the shell, ठीक है। क्या किया मैंने, एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया, कहाँ पे किया, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल किया, और इस पॉइंट P का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, r जो है वो सेंटर से इसका डिस्टेंस है, ठीक है जी। वेयर, और इसी पॉइंट P पे मेरे को क्या करना है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज़ टू बी डिटरमिन, और इसी पॉइंट P पे मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया ना। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, हम लोगों ने क्या किया, एक स्फेरिकल शेल कंसीडर कर दिया, और हमने सपोज कर लिया कि इसके ऊपर क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओ इसका सेंटर है इस स्फेरिकल शेल का, और कैपिटल R क्या इसका रेडियस है। फिर हमने सपोज कर लिया कि मान लो कि पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जो कि आउटसाइड द स्फेरिकल शेल है, और इसी पॉइंट P पे हमको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और पॉइंट P जो है वो कितनी दूरी पे है, O से R के डिस्टेंस पे है, ठीक है जी। क्लियर, यहाँ तक लिख लिया, लिख लो इसको यहाँ तक। इस तरह से आप एक प्रॉपर आपके नोट्स बनते जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं लिखवाता हूँ आपको, आप लिखते जाइए, ठीक है। लिख लिया, मिटा दूँ, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने डायग्राम में जो जो बनाया, ड्रा किया, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख देंगे इसको, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, देखो अभी मैं आपको जो स्टेप्स बताने वाला हूँ ना, ये स्टेप्स अभी हम जितनी भी इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, ये जो गास लॉ है इसकी हम जितनी भी एप्लीकेशंस करेंगे, हर एक एप्लीकेशन में ये स्टेप्स जो है वो यूज़ होंगे, ठीक है। इन स्टेप्स को आप ऐसे भी समझ लो कि आपकी एक ट्रिक है कि किस तरह से ये जो गास लॉ है उसको कैसे अप्लाई किया जाता है अलग अलग सिनेरियोज़ में, ठीक है। तो इसलिए इन स्टेप्स को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। ये स्टेप्स जो है वो हर एक जो हमारे पास एप्लीकेशन आएगी, हर एक एप्लीकेशन में इसी तरह के स्टेप्स को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है जी। तो देखो आपने हमेशा याद रखना है कि जिस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है ना, उस पॉइंट P पे आपको देखो 3 चीज़ें आपके पास चाहिए जिस पॉइंट P पे, और हर एक एप्लीकेशन में यही 3 स्टेप्स हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। याद रखना, हर एक गास लॉ के एप्लीकेशन में यही 3 स्टेप्स हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। याद रखो इस चीज़ को। तो कौन कौन से वो 3 स्टेप्स हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, आपको करना क्या है, देखो आपको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, और किस लॉ की हेल्प से फाइंड करना है, गास लॉ की हेल्प से फाइंड करना है। तो गास लॉ में आपको क्या चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, ठीक है। वो 3 स्टेप्स क्या आने वाले हैं वो देखो यहाँ ध्यान से। पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ गास लॉ। गास लॉ अगर यूज़ करना है तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करनी है, ठीक है जी। अब देखो ये होता है हमारे पास टोटल फ्लक्स, है ना, फाई इज इक्वल टू ये जो सरफेस इंटीग्रल इन द क्लोज्ड फिगर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यही पढ़ा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, एक तो क्लोज्ड फिगर है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अभी कहीं क्लोज्ड फिगर इस पॉइंट P पे नहीं है, यानी कि हमको एक वो ड्रा करनी पड़ेगी। दूसरा, इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमें ई वेक्टर चाहिए,
तो हम लोग सपोज करेंगे कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर है, और इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक ds वेक्टर भी चाहिए, ठीक है, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट भी चाहिए, वो भी हम पॉइंट बी पे कंसिडर करने वाले हैं। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को यूज़ करने के लिए ये 3 स्टेप्स हैं। और पहला स्टेप क्या है, ड्रा अ गॉसियन, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस कैसी भी हो सकती है, और इस केस में ये गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सफ़ेयर की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। ये जो गॉसियन सरफेस है, ये सफ़ेयर भी हो सकती है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। अगली हमारी पे एप्लीकेशन जब आएंगी तो आप देखेंगे वहाँ पे हम गॉसियन सरफेस को एज एक गॉसियन सिलेंडर की फॉर्म में लिख रहे होंगे, ठीक है, ड्रा कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने जो गॉसियन सरफेस लेनी है वो कैसी है, वो गॉसियन सरफेस एक सफ़ेयर की फॉर्म में है। तो ड्रा अ गॉसियन सफ़ेयर ऑफ रेडियस, हमें एक गॉसियन सफ़ेयर ड्रा करना है जिसका रेडियस कितना है, ऑफ रेडियस आर विद ओ एज सेंटर। तो क्या किया मैंने एक गॉसियन सफ़ेयर जो है इन द फॉर्म ऑफ, आप लोग कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सफ़ेयर, एक गॉसियन सरफेस मैंने ड्रा कर दी इन द फॉर्म ऑफ गॉसियन सफ़ेयर, ठीक है जी। ये जो है गॉसियन हमारे पास सफ़ेयर आ गया, ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास गॉसियन सफ़ेयर, ठीक। अच्छा, और इस गॉसियन सफ़ेयर का रेडियस कितना है, आर है, सेंटर क्या है इसका, ओ है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये गॉसियन सफ़ेयर है, ठीक है। और क्या क्या रिक्वायर्ड है गॉस लॉ को यूज़ करने के लिए, एक तो गॉसियन सफ़ेयर चाहिए, दूसरा क्या चाहिए हमें एक स्मॉल एरिया एलिमेंट भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पी के अराउंड एक स्मॉल एरिया एलिमेंट भी ले लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पी के अराउंड में एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेता हूँ, मान लो ये वो स्मॉल एरिया एलिमेंट है ds वेक्टर, ठीक है जी। आपको पता है गॉस लॉ में हम लोग एरिया वेक्टर यूज़ करते हैं। तो ये मैंने एक स्मॉल एरिया वेक्टर आप कह सकते हो, या स्मॉल एरिया एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो लिखेंगे इसको लेट ds वेक्टर बी द स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड P। अब क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ds वेक्टर, तो इसके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड इसका क्या आ जाएगा, ds, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका क्या आ जाएगा, मान लो ये मेरे पास क्या है, ds वेक्टर है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, ये है मेरे पास ds, ठीक है जी। अच्छा, ये जो मेरे पास ds है, ds वेक्टर है, इसके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, तो एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या है इसकी डायरेक्शन, मान लो इसकी डायरेक्शन क्या है, n कैप। तो इसकी डायरेक्शन मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, इसकी डायरेक्शन आ गई यहाँ पर n कैप, और ये n कैप जो है, ये जो n कैप है ये किसी डायरेक्शन में, n कैप इज अलॉन्ग डायरेक्शन OP, है ना, n कैप जो है वो OP की अलॉन्ग है, ठीक है, OP के अलॉन्ग है, n कैप इज अलॉन्ग OP, ठीक है जी, m कैप इज अलॉन्ग OP। अच्छा, तीसरी क्या चीज़ चाहिए इस गॉस लॉ को यूज़ करने के लिए, हम लोग सपोज करेंगे लेट E वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, ठीक है। मान लो E क्या है, E वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो पॉइंट P पे है, ठीक है जी। ये आ गई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या है, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे इसको, डायरेक्टेड रेडियली, डायरेक्शन यहाँ पे बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करती है, डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड अलोंग आर कैप, है ना, अलोंग आर कैप भी कह सकते हो, अलोंग OP भी कह सकते हो, ठीक है। अलोंग आर कैप लिखना है तो यहाँ पे एक छोटा सा आर कैप भी ड्रा कर लेना, ठीक है जी, अलोंग आर कैप और अलोंग OP, ठीक है जी, ओके। अब देखो यहाँ पे अलोंग आर कैप और अलोंग OP भी लिख लो, एक ही बात है, ये लिखो या ये लिखो, ठीक है जी। अब लगाते हैं जी गॉस लॉ यहाँ पे, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या कहता है जी गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, उसके बाद आ जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर किसके बराबर आता है, वो
1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। तो ये जो मेरे पास गाशियन सरफेस है, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो मेरे पास गाशियन सरफेस यानी कि गाशियन स्फीयर है, इसके अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज इसने एनक्लोज किया हुआ है। ध्यान से देखो, ये जो मेरे पास गाशियन स्फीयर है, इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, क्यू चार्ज एनक्लोज किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स क्यू। ठीक, समझ आ गया अच्छे से, क्लियर है ना। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब देखो यहाँ पे ई वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, अलॉन्ग ओपी है, और जो मेरे पास डी एस वेक्टर है, ठीक है, जो डी एस वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, वो भी अलॉन्ग ओपी है, यानी कि डी एस वेक्टर जो है उसकी भी डायरेक्शन सेम ही है ना। ई वेक्टर जो है वो अलॉन्ग ओपी है, तो डी एस वेक्टर जो है वो भी तो अलॉन्ग ओपी है ना। डी एस वेक्टर की डायरेक्शन कौन है, एन कैप, और एन कैप भी क्या है, अलॉन्ग ओपी है। इसका मतलब ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ फिर मैं ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ठीक है जी, कितना आएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन क्यू। क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी, अब देखो आगे, तो यहाँ पर फिर मैं क्या करूँगा, इसको कैसे लिख सकता हूँ, आ गया सरफेस इंटीग्रल ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 कितना होगा, 1, यह आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन क्यू। ठीक, क्लियर, ओके। अब क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे लिख दूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, देखो ई वेक्टर जो है यहाँ पे बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल डी एस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ठीक, अब बताओ ये छोटे छोटे डी एस, अगर ये एक डी एस है, इस तरह से छोटे छोटे डी एस अगर मैं पूरे के पूरे स्फीयर में बना दूंगा और फिर इनको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, वो बनेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, गाशियन स्फीयर, है ना। ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस क्या है, ठीक है, ये छोटे छोटे डी एस जो है ना, जब ये मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा और फिर उनको अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा, उनको अगर ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा टोटल, ये मुझे मिलेगा सरफेस एरिया ऑफ द गाशियन स्फीयर। तो ये सरफेस एरिया एक स्फीयर का क्या होता है, सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का क्या होता है, याद है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ई इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 4 पाई, अच्छा पूरा स्फीयर लेना अपने, ये वाला गाशियन स्फीयर, तो इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है ना, तो यहाँ पे आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। समझ आया, यहाँ लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे कि हमने क्या किया, हमने लिख दिया ये ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस क्या है, ये है सरफेस एरिया ऑफ गाशियन स्फीयर। ठीक है, और वो कितना है, वो है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द गाशियन स्फीयर, और वो क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, समझ आ गया यहाँ तक, ओके। अब देखो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ई की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी, लिख सकते हैं ऐसे, देख लो यहाँ पर क्या किया, इस ई को यहीं रखा, इस टर्म को नीचे लिख दिया, तो क्या आ गया, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारे पास फाइनल आंसर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल। समझिए मेरी बात, व्हाट इज दिस ई, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक, समझ आ गया अच्छे से, क्लियर, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पी को ना इस चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर ले लेंगे और फिर देखेंगे कि तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आती है। सेम इसी तरह से करना है। ये अच्छे से समझ आ गया, अगर इसको अगर आपको अच्छे से पता चल गया तो अब देखेंगे अगले 2 केसेस आपको बड़े इजी लगने हैं। और मैं लैंग्वेज भी इसकी जो है ना, ये जो लिखा मैंने, ये भी बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि सेम रखूँगा, सो दैट कि आपको अगली डेरिवेशन बिल्कुल ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, वो जो चार्ज स्फेरिकल शेल है उसके अंदर हम लोग पॉइंट लेने वाले हैं और फिर हम लोग फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से लेट अस कंसीडर
देयर इज अ स्फेरिकल शेल। सपोज करते हैं इस तरह से हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल शेल है। लेट अस कंसीडर देयर इज अ स्फेरिकल शेल, ठीक है। और उस स्फेरिकल शेल पे क्या किया है, जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कितना पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, Q पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है जी। तो इसको लिख दो यहाँ पे, जो जो हम लोग यहाँ पे ड्रा करते जाते हैं उसको लिखते जाते हैं। लेट अस कंसीडर अ थिन स्फेरिकल शेल। इस थिन स्फेरिकल शेल पे क्या किया है, Q चार्ज जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऑन विच Q charge is uniformly distributed, ठीक है जी। क्या कंसिडर किया मैंने, कंसिडर किया मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, उस पर Q चार्ज ओवर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक। सपोज कर लो O इसका सेंटर है और मेरे पास ये कैपिटल R इसका रेडियस है, ठीक है। Let O be the center. Let O be the center of the shell, center of spherical shell. जो जो यहाँ पे आप ड्रा करते जाते हो ना, उसको यहाँ पे लिखते जाइए करिए। ऐसा नहीं करा करोगे आपने डायग्राम पहले ड्रा कर दी, इसको हमने ऐसे रट्टा चलाया हुआ है कि ऐसे करके याद रखना है। याद क्या रखना है, आप एक एक स्टेप बाय स्टेप डायग्राम ड्रा करते जाओ और उस चीज़ को यहाँ पे लिखते जाओ समझ कर, ठीक है। इन चीज़ों को जो है वो रट्टा नहीं चलाना होता है, इन चीज़ों को समझ कर अच्छे से अंडरस्टैंड करके स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। तो क्या किया हम लोगों ने, ठीक है। ओ सेंटर है, आर का रेडियस है, इसको यहाँ पे लिखते जाइए। ये सबसे इजी वे है इसको रिमेंबर रखने का, ठीक है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द शेल, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या बताया आपको क्या करना है, आपको इस बार पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट P है। मान लो इस तरह से मेरे पास एक पॉइंट P है इनसाइड द स्फेरिकल शेल, है ना। तो लिखते हैं इसको, लेट अस कंसीडर देयर इज अ पॉइंट P, देयर इज ए पॉइंट P inside the spherical shell। सपोज कर लिया हमने वो पॉइंट P जो है वो एक पॉइंट P ले लिया इनसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। और ये वो स्फेरिकल शेल है जहाँ पे हमें ये जो पॉइंट P है यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट P का डिस्टेंस जो है वो सेंटर से क्या है, सेंटर से इसका डिस्टेंस है मान लो स्मॉल r, ठीक है। Let us consider there is a point P inside the spherical shell at a distance r from the center of the shell, ठीक है। At a distance r from the center of the spherical shell, ठीक है। और इस पॉइंट P पे करना है क्या हमको, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज़ टू बी डिटरमिन। इसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया। डायग्राम कैसे बनाई, क्या लिखा हम लोगों ने, ठीक है। हमने क्या किया, हम लोगों ने एक स्फेरिकल शेल कंसीडर कर दी जिस पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सपोज कर लिया वो इसका सेंटर है, R इस शेल का रेडियस है कैपिटल R। फिर हमने क्या सपोज कर लिया कि कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट P है इनसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। जिस पॉइंट P पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। और पॉइंट P का सेंटर ऑफ द शेल जो है O से क्या डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पे है ये पॉइंट P, R, स्मॉल r के डिस्टेंस पे ये पॉइंट P रखा हुआ है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया, लिख लो इसको यहाँ तक, ठीक है। वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो, लिख लिया, ओके। अब आगे करते हैं प्रोसीड इसको। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया हुआ है, बताओ मेरे को ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको पॉइंट P पे गॉस लॉ आपने अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आपको 3 स्टेप्स जो है वो याद रखने हैं। क्या थे वो 3 स्टेप्स, पहले स्टेप में आपने क्या करना होता है, पहले स्टेप में आपने इस पॉइंट P पे क्या करना होता है, इस पॉइंट P पे आपने एक
गाशियन स्फीयर जो है वो ड्रा करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग पहला स्टेप करेंगे, ड्रा अ गाशियन स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो हम लोग ने क्या किया, एक गाशियन स्फीयर ड्रा की और वो गाशियन स्फीयर का रेडियस क्या रखा, गाशियन स्फीयर का जो रेडियस है वो रखा हम लोगों ने स्मॉल आर। देखो गाशियन स्फीयर इस तरह की ड्रा करनी होती है हम लोगों को, याद रखना, गाशियन स्फीयर या सरफेस जो है वो इस तरह की हमने ड्रा करनी होती है कि जो पॉइंट पी है ना, जिस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, वो पॉइंट पी उस सरफेस के ऊपर आए, ठीक है। ये पॉइंट पी जो है इस सरफेस के ऊपर आना चाहिए, जो गाशियन सरफेस ड्रा करते हैं ना उसके ऊपर आना चाहिए, वो तभी आएगा ना जब आप इसका रेडियस आर रखोगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है ड्रा अ गाशियन सरफेस या गाशियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है जी, क्लियर। सेकंड स्टेप क्या था, याद है, सेकंड स्टेप में क्या करना होता था हमको, हमें एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेना होता था, याद है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, लेट ds vector be the small area element around p, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है जी। और ये जो ds वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है तो उसके पास दो चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, एन कैप बता रहा है। और ये एन कैप, ये जो एन कैप है, ये जो एन कैप है ये किसके अलॉन्ग है, ये एन कैप अलॉन्ग ओपी है, ठीक है ना, ओपी की डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर एन कैप इज अलॉन्ग ओपी, ठीक, क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। ये अभी तक वही स्टेप्स है जो हमने पहले भी किए थे, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, और क्या चाहिए होता है पॉइंट पी में हमें, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग एक्सपोज करते हैं कि क्या है, लेट E vector be the electric field intensity at point P, ठीक। गास लॉ अप्लाई करने से पहले याद रखो यही 3 स्टेप्स हैं, और ये 3 स्टेप्स जब अच्छे से समझ आ जाएंगे ना आपको, तो फिर आप किसी भी तरह का जो गास लॉ को, जब किसी भी तरह की जो एप्लीकेशन है ना उसको बड़ी इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल भी आता है उसको भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है विद द हेल्प ऑफ गास लॉ, व्हाट यू हैव टू डू these three steps, ड्रा ए गाशियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, इस तरह की गाशियन सरफेस ड्रा करो कि वो पॉइंट पी उसके सरफेस पे आ जाए, गाशियन सरफेस पे आ जाए। फिर आपने क्या करना है, उस पॉइंट के अराउंड एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेना होता है, लेट ds वेक्टर बी द स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड पॉइंट पी सच दैट दिस। उसके बाद आपने क्या करना है, सपोज कर लेना होता है कि उस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज करो वो ई है, ठीक है। लेट ई वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलॉन्ग, डायरेक्टेड अलॉन्ग, ठीक है, डायरेक्टेड अलॉन्ग या डायरेक्टेड अलॉन्ग ओपी कह सकते हो, या रेडली आउटवर्ड, डायरेक्टेड रेडली आउटवर्ड भी लिख सकते हो, रेडली आउटवर्ड अलॉन्ग ओपी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने यहाँ पे ड्रा की, इसकी भी डायरेक्शन क्या है, इसकी भी डायरेक्शन अलॉन्ग ओपी है, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर, कोई परेशानी, ठीक है। अब देखो नाउ, अब करो जी अप्लाई ऑफ गास लॉ, नाउ अकॉर्डिंग टू गास लॉ को अप्लाई करने से पहले ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू गास लॉ क्या कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको कि ऐसे करके भी डेजिग्नेट किया जाता है, सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर ds वेक्टर, ठीक है, किसके बराबर आता है वो, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई इज इक्वल टू, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, वो किसके बराबर है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गाशियन सरफेस। अब मुझे बताओ यहाँ पे, ये हमारे पास गाशियन सरफेस, ये कौन है, ये मेरे पास है गाशियन स्फीयर। ये जो गाशियन स्फीयर है, इस गाशियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये तो इस सरफेस के बाहर है ना। गाशियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जो सरफेस आप ले रहे हो, जिस पॉइंट पी को रख के आपने जो सरफेस बनाई, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बताओ मुझे, कितना चार्ज दिख रहा है अंदर, कुछ चार्ज नहीं है, 0 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, समझिए मेरी बात।
तो इसीलिए आपका ये क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल ईडीएस वेक्टर, ये आ जाएगा मेरे पास 0। आई मेरी बात समझ में, 0। अब कर लो, ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग ओपी, डीएस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, जो कि एन कैप बता रहा है, वो भी क्या है, अलॉन्ग ओपी। ठीक है जी, वो भी क्या आया, अलॉन्ग ओपी। ये कौन है, डीएस लिख देते हैं यहाँ पे, डीएस वेक्टर क्या है वो, अलॉन्ग ओपी। ठीक है, तो फिर दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री का, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो फिर ऐसे करके लिख सकता हूँ नहीं, ई वेक्टर जो है ये आ जाएगा मेरे पास ई डी एस 0, ई को बाहर निकालो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, ये छोटे 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 जब मैं डी एस ऐड करूँगा, है ना, इस गाशियन सरफेस ये छोटे छोटे जब डी एस में ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका आर जो है इसका रेडियस है स्मॉल आर। तो फिर एट द एंड ऑफ के पास क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू 0 आनी है, सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ई की वैल्यू क्या आई, 0 आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। बात समझ रहे मेरी, एक यूनिफॉर्म, अगर आपके पास एक थिन स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फेरिकल शेल, ठीक है, थिन स्फेरिकल एक हॉलो शेल है, अंदर से खाली है ये, ठीक है, थिन स्फेरिकल हॉलो जो शेल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी आती है, 0 आती है। ठीक, समझ आई बात। नाउ थर्ड केस को डिस्कस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी को इस सरफेस के ऊपर ही रख देंगे। पहले हमने पॉइंट पी क्या किया था, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल लिया। सेकंड केस में क्या किया, इस पॉइंट पी को इनसाइड द स्फेरिकल शेल लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट पी को ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल के ऊपर रखने वाले हैं। ठीक, क्लियर, समझ आ गई अच्छे से, ओके। देखिए इस केस में हम लोग पॉइंट पी जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है वो कहाँ लेंगे, ऑन द स्फेरिकल शेल। कहाँ लेंगे, ऑन द स्फेरिकल शेल। वो जो हमारे पास हॉलो स्फेरिकल शेल है उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉइंट पी को लेने वाले हैं। ठीक है, तो क्या सपोज करना है, जैसे कि हम लोगों ने भी लास्ट 2 केसेस में किया, बिल्कुल उसी तरह की लैंग्वेज रख रहा हूँ मैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन की, सो दैट कि आपको जब एक केस अच्छे से कर लोगे तो बाकी 2 केसेस आपको बड़े इजीली याद भी इजीली हो जाएंगे। ठीक है, समझ में तो आसानी से आ ही रहे हैं, याद भी आसानी से हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो क्या सपोज किया मैंने, सपोज किया मैंने कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म, एक हमारे पास स्फेरिकल शेल है। सपोज करो इस तरह से मेरे पास क्या है, एक स्फेरिकल शेल है। ठीक है, तो लिख लो उसको, लेट अस कंसीडर, ड्रा करते जाना है और इस पे लिखते जाना है। लेट अस कंसीडर देयर इज ए स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल। बाकी केसेस जो है फर्स्ट और सेकंड केस है वहाँ पे भी हॉलो वर्ड जो है यूज़ कर लेना। ठीक है, वहाँ पे मैंने हॉलो लिखा नहीं था, वहाँ पे लिख लेना आप लोग। लेट अस कंसीडर देयर इज ए हॉलो स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल। ठीक है, हमने सपोज कर लिया हमारे पास एक हॉलो स्फेरिकल शेल है और इस हॉलो स्फेरिकल शेल में हम लोगों ने क्या किया है, इसके ऊपर क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्यू चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, ऑन विच क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब इसमें क्या किया, क्यू चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हुआ है। ठीक है जी, लेट कर लेते हैं कि ओ क्या है इसका, ओ इसका सेंटर है और आर जो है ना, ओ इसका सेंटर और आर इसका रेडियस है। ठीक है, लिख लो उसको भी, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल एंड लेट कर लेते हैं कि आर बी द रेडियस ऑफ द शेल। ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल शेल। ठीक है, हॉलो स्फेरिकल शेल। ठीक है, ओ इसका सेंटर आ गया, आर इसका रेडियस आ गया। अब क्या कर रहे हैं, अब हमने सपोज करना है एक पॉइंट। सपोज कर लो ये पॉइंट पी है। पहली बार हमने क्या किया था, पहले केस में पॉइंट पी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल लिया था, सेकंड केस में इनसाइड लिया। अब ये पॉइंट पे हम ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल ले रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर देयर इज अ पॉइंट पी ऑन द सरफेस ऑफ द हॉलो स्फेरिकल शेल। कंसीडर देयर इज अ पॉइंट पी, there is a point P on the surface
सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। ठीक है, हमने क्या किया, पॉइंट पी ले लिया ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, और इसी पॉइंट पी पे हमें करना क्या है, इसी पॉइंट पी में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। अच्छा, पॉइंट पी का ओ से तक का डिस्टेंस क्या है, एट अ डिस्टेंस देखो, अब ये स्मॉल आर लेने का कोई इशू नहीं बनता है ना। पहले केस में भी हमने ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस रखा स्मॉल आर रखा था, सेकंड केस में भी, बट इस केस में क्या है, ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है, देखो ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो यही है, कैपिटल आर ही है ना। एट अ डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। ठीक है जी, और इसी पॉइंट पी पे आप क्या करने वाले हो, इसी पॉइंट पी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करने वाले हो। ठीक है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज ई वेक्टर हैज़ टू बी डिटरमिन। ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, जो ड्रा किया उसी को यहाँ पे हमने लिख दिया, और इस तरह से आप प्रॉपर स्टेप्स लिखोगे ना जब, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, कोई भी डेरिवेशन जो है बड़ी इजी लगती है अगर उसको स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते जाइए। तो इसको लिख लो, वीडियो पॉज करो, उसको लिख लो, फिर आगे करते हैं प्रोसीड। ठीक है, लिख लिया, ओके। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको मैंने बताया था 3 स्टेप्स जो है वो ज़रूरी हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपको जिस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जिस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, आपको क्या करना पड़ता है, गॉसियन स्फीयर ड्रा करनी पड़ती है, और इस तरह से ड्रा करनी पड़ती है कि ये पॉइंट पी उसके सरफेस पे लाई करे। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग एक गॉसियन स्फीयर ड्रा करेंगे। ठीक है, नाउ ड्रा अ गॉसियन स्फीयर, नाउ ड्रा अ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस क्या रखेंगे इसका, वो इस कैपिटल आर ही आएगा, ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, नाउ ड्रा ए गॉसियन सरफेस स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो इसके ऊपर अगर आप एक क्या करेंगे, इस तरह की एक गॉसियन स्फीयर जो है वो मैंने ड्रा कर दी। ये देखो आगे इसके ऊपर गॉसियन स्फीयर, अब ये इसी के ऊपर लाई करेगी ना। ठीक है, ये आगे इसके ऊपर गॉसियन स्फीयर। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है, गॉस लॉ को अप्लाई करने से पहले 3 चीज़ें चाहिए, एक तो गॉसियन स्फीयर चाहिए, लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या चाहिए, सेकंड स्टेप में क्या लिखते हैं हम लोग, याद है, एक ds वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो उसको भी लिखेंगे हम लोग, लेट ds वेक्टर बी द स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड पॉइंट P। ठीक है, लेट ds वेक्टर बी द स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड पॉइंट P सच दैट कि ds वेक्टर किसके बराबर होगा। देखो ये वेक्टर क्वांटिटी तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड दैट इज ds, दूसरी इसकी डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को लिख दो आप लोग n कैप करके। और अगर यहाँ पे दिखाना हो तो वो n कैप किसके अलॉन्ग आना है, n कैप जो है वो अलॉन्ग OP। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर n कैप इज अलॉन्ग OP। ठीक, उसके बाद क्या चाहिए होता है, एक चीज़ अभी वो चाहिए, क्या, लेट ई वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। सपोज कर लेते हैं कि जो ई वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पे, और ई वेक्टर जो है पॉइंट P पे जब मैं ड्रा करूँगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलॉन्ग OP। मान लो ये मेरे पास आ गया ई वेक्टर, और डायरेक्शन क्या इसकी, डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड अलॉन्ग OP। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें मेरे पास होती हैं, गॉसियन स्फीयर, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट एंड ई विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P, देन हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं गॉस लॉ। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, जिसको कैसे करके लिख सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, वो किसके बराबर होता है, 1/ε टाइम्स
द चार्ज एनक्लोज बाय सरफेस। अब देखो यहाँ पर ये जो चार्ज है, ये जो मेरे पास गाशियन सरफेस है, ठीक है, गाशियन स्फीयर है, ये जो गाशियन स्फीयर मैंने ड्रा की, इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है? आपने जो थिन स्फेरिकल हालो स्फीयर है ना, उसके ऊपर कितना चार्ज है उसको नहीं, आपने जो स्फीयर हमने गाशियन स्फीयर हमने जो ड्रा की, वो कितना चार्ज अब एनक्लोज कर रहा है? जो हमने गाशियन स्फीयर हमने ड्रा की हुई है, उसने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है? उसने भी उतना ही चार्ज एनक्लोज किया हुआ है जितना कि इस थिन स्फेरिकल हालो शेल ने एनक्लोज किया हुआ है, यानी कि कितना? Q। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फिर हम? यहाँ पे हम लोग Q लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आई मेरी बात? इस बार भी जो हमारे पास गाशियन स्फीयर है उसने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है? उसने Q चार्ज जो है वो एनक्लोज किया हुआ है। ठीक है जी। अब मुझे बताओ फिर से, E वेक्टर की डायरेक्शन अलॉन्ग OP, ठीक है, N वेक्टर जो कि DS वेक्टर है, DS वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कौन बता रहा है? वो हमें N कैप बता रहा है। तो N कैप की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है? वो भी अलॉन्ग OP। तो फिर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ फिर मैं ऐसे करके, इट इम्प्लॉइज क्लोज सरफेस इंटीग्रल EDS cos 0 डिग्री किसके बराबर आएगा? 1/ε0 × Q। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर क्लोज सरफेस इंटीग्रल EDS = Q/ε। ठीक, यहाँ पे लिख दूँ आगे। अब क्या करोगे? E बाहर लिखा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल DS = Q/ε। अब मुझे बताओ, ये छोटे 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 DS अगर मैं सारे के सारे इस पे ड्रा कर दूंगा, ये छोटे छोटे DS अगर मैं सारे इस पे ड्रा कर दूंगा और फिर उनको ऐड करूंगा, यानी कि इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा सरफेस एरिया ऑफ द गाशियन स्फीयर। क्या मिलेगा मुझे? सरफेस एरिया ऑफ द गाशियन स्फीयर। यानी कि ये सरफेस इंटीग्रल करूंगा अगर मैं DS की, तो क्या मिलेगा मुझे? सरफेस एरिया ऑफ गाशियन स्फीयर। और एक गाशियन स्फीयर जो है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया क्या आएगा? 4π रेडियस क्या? कैपिटल R स्क्वायर 4πr²। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E × 4πr²। समझी बात? ये 4πr² कैसे आया? ठीक है, ये छोटे 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 जो है मेरे पास एरिया एलिमेंट, अगर इनको मैं ऐड करूँगा तो मेरे को मिलेगा टोटल सरफेस एरिया, है ना, इस पूरा का पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? 4πr²। R यहाँ पे कैपिटल R क्या इसका? रेडियस है। ठीक है, क्या आ जाएगा ये? Q/ε। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं है? चले आगे। ओके, तो अब यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको E की वैल्यू क्या आ रही है? फिर E की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर Q / 4πε r²। एक तो आपके पास ये बन गया आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को ना थोड़ा और हम लोग अगर सिंप्लीफाई वे में लिखें तो एक और स्टेप यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। देखो, हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद है आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी? ठीक है, वी नो क्या आपको पता है? आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वो किसके बराबर होता है? चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना है? Q। एरिया कितना है? 4πr²। ठीक है जी, क्लियर? तो यहाँ से आपको Q की वैल्यू मिल सकती है। Q किसके बराबर आ जाएगा? सिग्मा × 4πr²। अगर ये Q की वैल्यू, ठीक है, अगर ये Q की वैल्यू मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये Q की वैल्यू है Q = सिग्मा × 4πr²। ये Q की वैल्यू अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो आप देखोगे कि मेरे पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी? E = यहाँ आ जाएगा मेरे पास, आप देखोगे मेरे पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी? E = यह आ जाएगा मेरे पास सिग्मा 4πr² डिवाइड बाय 4πε0। ये भी तो कैपिटल R था, इसको स्मॉल क्यों लिखा मैंने? यहाँ आ जाएगा r²। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या क्या करता है? 4π करता है, r² हमारा कैंसिल होता है, बचा क्या? E = सिग्मा डिवाइड बाय ε0। तो ये भी हमारे पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय P = सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी हमारे पास आंसर है, ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन, और ये भी इसी तरह इसको आगे हम लोग ऐसे भी फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर? अच्छे से समझ आ गया? ठीक है, ये हमारे पास एप्लीकेशन है गास लॉ की, ठीक है, फॉर द थिन स्फेरिकल हॉलो शेल। ठीक, क्लियर?
तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं गास लॉ की, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वायर लेने वाले हैं। ठीक है, एक वायर लेंगे, उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर उस वायर के पास यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट पी पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक वायर लेंगे, वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा और उस वायर के आसपास कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे, यहाँ लो, कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट पी पे, ठीक है, इस तरह से ले लेंगे ना, अगर ये मेरे पास वायर, इस पर चार्ज, ये पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पी पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ गास लॉ। ठीक, आगे अच्छे से समझ, क्लियर? तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स पढ़ते रहिए।